तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब बहुत 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 बढ़िया होंगे। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा रिवीजन नंबर फिफ्थ में हम कवर करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ सप्लाई का आपके अकॉर्डिंग मतलब क्या है? आप सबसे पहले वो पता करें, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है? वैल्यू ऑफ सप्लाई मींस जनरल सेल प्राइस। जो आप सेल करोगे, जो भी आप सप्लायर को देके आओगे, वो ही वैल्यू ऑफ सप्लाई है। मींस आपको किस पे वैल्यू ऑफ सप्लाई का सबसे पहले अपन इंपॉर्टेंस समझते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है वैल्यू ऑफ सप्लाई का। मींस इस प्राइस पे ही आपको क्या करना है? जीएसटी पे करना है। मींस आपको किस प्राइस पे जीएसटी पे करना है? वैल्यू ऑफ सप्लाई पे, ठीक है। ऐसा हमने सेक्शन नंबर 9 में भी पढ़ रखा है कि सीजीएसटी शैल बी लीविड एट द रेट नॉट एक्सीडिंग 20% ऑन इंट्रा-स्टेट सप्लाई at value defined under section 15 but not on alcoholic liquor for human consumption। ऐसा हमने यहाँ ऑलरेडी कवर कर रखा है कि सेक्शन 15 में जो वैल्यू दी जाएगी उस पे ही जीएसटी लगेगा, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं सेक्शन 15 पे वापस कि वैल्यू ऑफ सप्लाई जो सेक्शन 9 में लिखा है कि जिस पे जीएसटी लगेगा, तो उसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई होता क्या है, ठीक है। तो अब हम कवर करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब वैल्यू ऑफ सप्लाई को हम कवर करने जाएं तो बेसिकली उसको हम 3 पार्ट में कवर कर सकते हैं। एक तो जनरल रूल है वैल्यू ऑफ सप्लाई की, जनरली क्या होती है वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ रूल्स है कि रूल्स के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालनी पड़ेगी, रूल 27 और 31 के अकॉर्डिंग। और कुछ रूल ऐसे रूल है कि अगर आप इनका बिजनेस करते हो तो फिर आपको स्पेसिफिक केसेस में जाना पड़ेगा और स्पेसिफिक केसेस के अकॉर्डिंग ही आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब जनरली वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होती है? जनरल वैल्यू ऑफ सप्लाई शेल बी, जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो गुड्स और सर्विस की वो रहेगी, ट्रांजैक्शन वैल्यू रहेगी। जो ट्रांजैक्शन वैल्यू रहेगी मींस जो आदान प्रदान की वैल्यू है, आदान प्रदान की वैल्यू है, वो ही आपकी क्या रहेगी? वैल्यू ऑफ सप्लाई की रहेगी। मींस आपने गुड्स सेल करा तो जो भी आपको मॉनेटरी टर्म्स में जो भी मिला वो आपकी क्या रहेगी? ट्रांजैक्शन वैल्यू ही वैल्यू ऑफ सप्लाई रहेगी, ठीक है। बट इसमें आपको कुछ कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहली कंडीशन है कि आपको सिर्फ सोल कंसीडरेशन मनी फॉर्म में ही मिले। मींस आपको क्या मिले? प्राइस इज द सोल कंसीडरेशन। जो आपको प्राइस मिल रहा है वो ही आपको क्या वो ही आपका सोल कंसीडरेशन होना चाहिए। और जो बायर और सेलर है, जो पार्टीज है, दोनों इन्वॉल्व है इसमें, वो रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, वो होने चाहिए नॉन रिलेटेड होने, है ना, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो आप इसको ऐसे पढ़े, द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस शेल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू व्हिच इज द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द सेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, और बोथ वेयर द सप्लायर एंड द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस सप्लाई आर नॉट रिलेटेड एंड द प्राइस इज सोल कंसीडरेशन। सबसे पहले आपको क्या देखना है? जो आपकी वैल्यू है वही आपकी क्या हो जाएगी? वैल्यू ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। बट इसमें आपको क्या आपको कंडीशन फुलफिल करनी है? सबसे पहले आपको देखना है कि दोनों रिलेटेड नहीं होने चाहिए, दोनों नॉट रिलेटेड होने चाहिए, बायर और सेलर, और प्राइस इज द सोल कंसीडरेशन। मींस प्राइस के अलावा आपको मनी के अलावा कुछ और नहीं मिल रहा हो, ठीक है। इसमें आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि कुछ चीजें ऐड करनी है, कुछ चीजें लेस करनी है। टोटल 5 चीजें आपको क्या करनी है? ऐड करनी है। 5 चीजें आपको ऐड करनी है और 2 चीजें आपको क्या करनी है? लेस करनी है। 5 चीजें ऐड करनी है, 2 चीजें लेस करनी है। अब कौन सी 5 चीजें आप खुद बताओ ऐड करोगे, ठीक है। आप खुद सोचो कौन सी 5 चीजें यहाँ पे ऐड होगी और कौन सी 2 चीजें यहाँ पे लेस होगी, ठीक है। डिस्काउंट लेस होना चाहिए, तो दोनों डिस्काउंट ही है, वो बेसिकली डिस्काउंट तो लेस होना चाहिए कि अगर आपको कोई भी डिस्काउंट मिला है तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में से डिडक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। वो तो एक जनरल मान लिया, ठीक है। ऐड क्या क्या होना चाहिए? एड आपका जीएसटी के अलावा कोई से टैक्स लगे हैं, कोई से भी टैक्स लगे हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाए हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने लगाए हैं, लोकल अथॉरिटी ने लगाए हैं, या फिर कोई बाहर की कोई गवर्नमेंट ने लगाए, आउट ऑफ इंडिया की कोई गवर्नमेंट ने जो भी टैक्स लगाए, वो सारे इसमें इंक्लूड होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप 1000 रुपीज का अगर गुड्स परचेस करते हो, इस पे 100 रुपीज का अगर म्यूनिसिपैलिटी टैक्स लग जाता है, म्यूनिसिपैलिटी कोई टैक्स लगा देती है इस पे, तो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई यहाँ पे 1100 की हो जाए, ठीक है। अब आपको इस पे जीएसटी कलेक्ट करना है, ठीक है। इस पे आपको जीएसटी जो भी आपका 9% 12% जो भी आपका जीएसटी रहेगा वो आपको इस पे लगाना है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या ऐड करना है कि आपने सप्लायर
जो लायबल था किसी और को पेमेंट करने को, लेकिन आपने उसके बिहाफ पे क्या करा, पेमेंट कर दिया। ठीक है, इसको आप कैसे समझेंगे कि मान लो एक सप्लायर है, इसने आपको क्या करा, गुड्स दिया है ना, और आप क्या हो यहाँ पे रिसिपिएंट हो। ठीक है, आपने क्या करा, सप्लायर को क्या करा, 1100 तो दिए ही दिए, 1100 तो दिए ही दिए, बट आपने क्या करा, आपने जो सप्लायर को क्या करना था, सप्लायर को किसी एक्स पार्टी को क्या करना था, पेमेंट करना था। ठीक है, आपने क्या करा कि सप्लायर को बोला एक काम कर, तू मत करे पेमेंट, मैं इसको 500 जो भी तेरा पेमेंट बचता है मैं ही इसे पेमेंट कर देता हूं, तो तेरा पेमेंट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तेरे को इस पर्सन को क्या करना पड़ेगा, पेमेंट नहीं देना पड़ेगा। तो ये 500 आपने किसके बिहाफ पे पेमेंट कर दिया, सप्लायर के बिहाफ पे पेमेंट कर दिया। तो सप्लायर के बिहाफ पे अगर आपने पेमेंट कर दिया तो वो भी यहाँ पे क्या होगा, एड होगा। यहाँ पे सप्लायर के बिहाफ पे आपने जो भी एड करा वो यहाँ पे एड होगा। ठीक है, any amount that is supplier is liable to pay in relation to such supply but which has not been incurred by the recipient of the supply and not included in the price actually paid or payable for the goods or service that shall be included in the transaction value, means यहाँ पे क्या होगा, एड होगा वो। ठीक है, इसके बाद कोई एक्सपेंस होते हैं, इंसिडेंटल एक्सपेंस इंक्लूडिंग कमीशन एंड पैकिंग चार्ज बाय द सप्लायर टू रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई, तो वो भी यहाँ पे क्या होंगे, एड होंगे। मीन्स मान लो यहाँ पे कुछ कमीशन चार्जेस आपने क्या करा, सप्लायर को पे किया। ठीक है, वो इसमें ऐड नहीं है, तो वो कमीशन जैसे ही आप पे करते हो वो भी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 100 रुपीज का कमीशन था तो वो भी यहाँ पे क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, विच इज चार्ज बाय द सप्लायर टू द रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई एंड द अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग डन बाय द सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस or both at the time of or before delivery of गुड्स और सर्विस। गुड्स और सर्विस डिलीवरी करने के पहले आपने कुछ भी आपने सप्लायर को पे किया, कमीशन और पेकिंग चार्जेस, कुछ भी मार्केटिंग चार्जेस, जो भी आपने कुछ भी पे किया, एनीथिंग एक्स अमाउंट आपने पे किया, वो भी यहाँ पे क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप पेमेंट करने में डिले हो गए तो सप्लायर कंडीशन डाल देता है कई बार कि अगर आपने पेमेंट लेट किया तो आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, लेट फी देनी पड़ेगी, पेनल्टी देनी पड़ेगी, व्हाटएवर आपको अमाउंट देना पड़ेगा। तो जो भी आप अगर लेट पेमेंट करते समय एक्स्ट्रा कुछ पेमेंट करते हो तो वो भी यहाँ पे क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट आपने 100 रुपीज का लेट पेमेंट किया। ठीक है, इसके बाद मान लो क्या हुआ, ये हमारे केस में तो ये सप्लायर है, मान लो ये सप्लायर है। ठीक है, ये सप्लायर है। ठीक है, सप्लायर के पास क्या था कि जैसे ही वो सप्लायर रिसिपिएंट को सेल करता है उसको क्या होता है, सब्सिडी मिलती है, उसको कोई सब्सिडी देता है, एक्स पर्सन उसको क्या करता है, यहाँ पे आके सब्सिडी देता है। यहाँ पे जैसे एक्स पर्सन उसको क्या दे रहा है, सब्सिडी दे रहा है, उसको फॉर एग्जाम्पल 600 रुपीज की सब्सिडी मिल गई। तो जैसे ये 600 की सब्सिडी मिली, ये भी आपका कहाँ ऐड हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे 600 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मीन सब्सिडी अगर आपको मिल रही है, किसको मिल रही है, सप्लायर को मिल रही है। क्यों मिल रही है, क्योंकि वो रिसिपिएंट को सेल कर रहा है, क्योंकि वो रिसिपिएंट को सेल कर रहा है, इस कारण से उसको क्या मिल रही है, सब्सिडी मिल रही है। तो वो सब्सिडी भी यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, वो किसने दी है, ये हमारे केस में ब्लू पर्सन जो है, हमारे केस में जो ब्लू पर्सन है उसने दी है। ठीक है, तो ऐड कहां से वो ऐड क्या हो जाएगी, यहाँ पे ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड हो जाएगी। ठीक है, बट इसमें ये ध्यान रखना है, ये जो ब्लू पर्सन है ये ना सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए ना स्टेट गवर्नमेंट होनी चाहिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से ये सब्सिडी मिली है तो ये ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली है तो हम ऐड नहीं करेंगे। अगर कोई भी पर्सन से मिली है, एनजीओ से मिली है, फ्रेंड से मिली है, वाइफ से मिली है, किसी से भी मिली है, तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे ऐड हो जाएगी। फिर टोटल हम इसका लगाएंगे और टोटल जो भी आएगा उसको हम मानेंगे ट्रांजैक्शन वैल्यू। अभी हमारा टोटल आ रहा है 100, 1700, 1800, 2400, टोटल हमारा जो आ रहा है 2400 जो आ रहा है हमारा टोटल। अब मान लो इस पर डिस्काउंट मिला था, इसको क्या कर रहा था सप्लायर, जब इसको सप्लाई कर रहा था उन्होंने बोला था कि तू अगर मेरे से गुड्स खरीदेगा तो मैं तेरे को 200 रुपीज का, कितने का, 200 रुपीज का मैं क्या करूंगा, तेरे को डिस्काउंट दे दूंगा। 200 रुपीज का मैं क्या करूंगा, डिस्काउंट दे दूंगा। तो यहाँ पे मान लो अब यहाँ पे 200 का डिस्काउंट दे दिया, 200 का डिस्काउंट दे दिया। तो 200 का डिस्काउंट कब दिया, जैसे ही इनवॉइस बनने जा रहा था वहां पे डिस्काउंट इनवॉइस में ही ऑलरेडी माइनस कर दिया था।
ठीक है, जैसे ही इनवॉइस बनने जा रहा था तो वहां पे ही इनवॉइस में से माइनस कर दिया था, तो टोटल इनवॉइस वैल्यू जो हो गई थी हमारी 2200 हो गई थी। ठीक है, 2200 हो गई थी। अब हम इस पे जीएसटी कलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब अगेन एक और चीज आ गई कि आपको डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट दिया। ठीक है, डिस्काउंट कैसा था कि आपको ये जो हम कुछ कंडीशंस रखते हैं, हम क्या करते हैं कि हम जैसे ही सप्लायर रिसिपेंट को सप्लाई करता है तो सप्लायर कंडीशन डालता है कि आपको 3 मंथ्स के अंदर अंदर हमारी कुछ मार्केटिंग करनी पड़ेगी या कुछ कुछ भी एक एक्टिविटी डाल दी है कि ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी पड़ेगी, तो अगर ये एक्टिविटी कंप्लीट करते हो तो हम आपको डिस्काउंट देते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे एक्टिविटी कंप्लीट करनी पड़ेगी कि आपने हमसे अभी 100 यूनिट्स ली, अगर आप 6 मंथ के अंदर अंदर और 100 यूनिट्स आप परचेस कर लोगे तो हम इस पे तो डिस्काउंट एडिशनल 2% देंगे ही देंगे। जो आपने प्रीवियस परचेस करा था उस पे भी हम एडिशनल डिस्काउंट दे देंगे। मींस अगर आप 6 मंथ के अंदर अंदर और परचेस कर लेते हो तो हम आपको और डिस्काउंट देंगे। जो आपने ऑलरेडी ब्रॉट कर ली है, जिसका आप पैसे दे चुके हो, उस पे भी हम डिस्काउंट दे देंगे, है ना। तो यहाँ पे ये 2200 हमने पे किए थे फॉर 100 यूनिट्स के, इस पे भी हम डिस्काउंट दे देंगे। तो हमको सबसे पहले क्या हुआ कि इस पे हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो डिस्काउंट हम दे रहे हैं, अब 4th मंथ में क्या हुआ कि 100 यूनिट परचेस कर ली, तो अब ये जो 22, क्योंकि 6 मंथ के अंदर अंदर परचेस कर ली और 100 यूनिट, तो यहाँ पे जो 2200 में हमने परचेस करी थी, यहाँ पे जो हमने परचेस करी थी इस पे भी हमको डिस्काउंट मिलेगा। इस पे फॉर एग्जांपल 100 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। हम 2% की जगह हटा देते हैं, हम 100 रुपीज डाल देते हैं। अगर आप 100 यूनिट्स और परचेस करेंगे तो हम 100 का और डिस्काउंट देंगे। जो परचेस करोगे उस पर तो देंगे ही देंगे, उसके पहले जो आपने परचेस किया था उस पर भी 100 रुपीज का डिस्काउंट देंगे। तो अब ये 2200 में आपने जो परचेस किया था इस पे भी 100 का डिस्काउंट होना चाहिए। तो अगर इनवॉइस बनने के बाद आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो पहले से कोई एग्रीमेंट में होना चाहिए सबसे पहले, और जो रिसिपिएंट है उसने क्या करा था, आईटीसी अगर ले ली है तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा, और अगर नहीं ली है तो उसको अपने को आईटीसी को अगर नहीं ली है तो रिवर्स करना पड़ेगा, और अगर आईटीसी ले ली है तो उसको आउटपुट लायबिलिटी टैक्स में दिखा के उसको टैक्स भरना पड़ेगा। मींस सबसे पहले आप तो ये समझ लो कि आईटीसी रिवर्स करनी है, और जो आप डिस्काउंट ले रहे हो वो क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट में पहले से होना चाहिए। इनवॉइस बनने के पहले ही आपके एग्रीमेंट में होना चाहिए कि ये एग्रीमेंट में है, तभी हम आपको डिस्काउंट देंगे और तो ही आप माइनस कर पाओगे। अब ये एग्रीमेंट में था कि आप 6 मंथ के अंदर अंदर अगर और परचेस कर लोगे तो हम आपको एडिशनल डिस्काउंट देंगे। अब यहाँ पे 100 का एडिशनल डिस्काउंट हो गया, तो अब हमको क्या 2100 पे ही आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे समझ में आपको कि 5 चीजें इंक्लूड करनी है, 2 चीजें एक्सक्लूड करनी है। ये कब करनी है, जब आपका प्राइस इज सोल कंसिडरेशन है और आप दोनों अनरिलेटेड पार्टी। अगर रिलेटेड पार्टी है या फिर प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है तो फिर आप पे रूल्स लग जाएंगे और वो रूल के अकॉर्डिंग आपका वैल्यू सप्लाई कैलकुलेट हो। ठीक है, ठीक है। अब 15.4 क्या बोलता है, 15.1 2 3 तो हमें समझ में आ गया। 15.4 क्या बोलता है, 15.4 बोलता है कि अगर आप 1 2 और 3 के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं निकाल पा रहे हो, क्यों नहीं निकाल पा रहे हो, या तो आपका प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है ना, या फिर आप दोनों नॉन रिलेटेड पार्टी नहीं हो, है ना। अगर नॉन रिलेटेड होते तो भी हम कंसिडर कर लेते, और प्राइस सोल कंसिडरेशन होता तो भी हम कंसिडरेशन कर लेते। दोनों कंडीशन फुलफिल होती तो हम 1 2 3 लगाते। अब दोनों में से कोई सी एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही या फिर दोनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो उस केस में हम जाएंगे 15.4 के पास, और 15.4 हमें बताएगा कि हम ट्रांजेक्शन वैल्यू कैसे निकालें, दैट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालें। ठीक है, और 15.5 बोलता है कि गवर्नमेंट ने ही कुछ ऐसे बिजनेस को आइडेंटिफाई कर दिया, कुछ ऐसे बिजनेस को आइडेंटिफाई कर दिया कि जहां पर अगर आप उन बिजनेस में इंगेज करते हो तो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने का तरीका वो गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग ही होगा। गवर्नमेंट ने जो रूल बना दिया उसके अकॉर्डिंग ही आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाला जाएगा। ठीक है, अब हमारा रिलेटेड पर्सन, हमारे डाउट यही आता है कि रिलेटेड पर्सन नहीं हुआ तो हमारे पास क्या लगेगा, 15.4 लगेगा, या फिर प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है
तो हमारा 15.4 लगेगा। अभी रिलेटेड पर्सन ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, किस चैप्टर में कवर किए हैं, सप्लाई के चैप्टर में आई थिंक कवर कर चुके हैं हम ऑलरेडी। सप्लाई के केस में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सप्लाई या चार्ज ऑफ जीएसटी में किसी एक चैप्टर में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। फिर भी हम यहाँ पे रिलेटेड पढ़ देते हैं कि रिलेटेड पार्टी कौन सी होती है। फिर हम सप्लाई के केस में पढ़े, सप्लाई में सेक्शन शेड्यूल 1 में .1 में पढ़े, .1 में नहीं .2 में पढ़े, शेड्यूल 1 में .2 में पढ़े। यहाँ पे हम ऑलरेडी रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन कवर कर चुके हैं, बट फिर भी हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं कि रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, रिलेटेड पर्सन, अगर रिलेटेड पर्सन हो गए तो फिर आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है 15.4 के अकॉर्डिंग निकलेगा। और 15.4 में बोला है कि 27 से 31 में जो रूल लिखे उसके अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई आप क्या करो, निकालो। ठीक है, अगर रिलेटेड पर्सन आप बन गए हो या फिर प्राइस ऑफ सेल कंसिडरेशन नहीं है तो भी 27-31 के अकॉर्डिंग रूल आपको निकालने पड़ेंगे। ठीक है, अब रिलेटेड पर्सन का मतलब क्या हो गया, रिलेटेड पर्सन का मतलब हो गया ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ द सेम कंपनी। ठीक है, आप किसी कंपनी या बिजनेस के ऑफिसर हो या फिर डायरेक्टर हो तो आप क्या हो जाते हो, रिलेटेड पर्सन हो जाते हो। ठीक है, अगर आप लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर हो तो भी आप क्या हो जाते हो, रिलेटेड पर्सन हो जाते हो। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय तो ऑब्वियसली रिलेटेड पर्सन होंगे, जब ऑफिसर डायरेक्टर हो रहे हैं बिजनेस के तो वो भी ऑब्वियसली एम्प्लॉयर एम्प्लॉय भी रिलेटेड पर्सन हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई पर्सन 25% या उससे ज्यादा होल्ड करता है किसी और बिजनेस में तो उस केस में दोनों जो पर्सन है वो रिलेटेड पर्सन हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेते हैं कि रिलायंस में किसका स्टेक है, रिलायंस में 25% से ज्यादा स्टेक मुकेश अंबानी का है। जिस पर्सन का रिलायंस में 25% या उससे ज्यादा का स्टेक है, उससे ज्यादा की इक्विटी है, तो उस केस में दोनों पर्सन, रिलायंस और मोटा भाई, दोनों क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पर्सन। ठीक है, वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल द अदर। कोई एक पर्सन दूसरे पे या तो डायरेक्ट कंट्रोल करता है या इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है, फॉर एग्जाम्पल मोटा भाई, फॉर एग्जाम्पल रतन टाटा होल्ड करते हैं 25%, मान लो होल्ड, कंट्रोल करते हैं, किसको कंट्रोल करते हैं, टाटा सन्स को। रतन टाटा क्या करते हैं, टाटा सन्स को कंट्रोल करते हैं। वो टाटा सन्स किसको कंट्रोल करता है, टीसीएस को कंट्रोल करता है। तो सिंस रतन टाटा टाटा सन्स को कंट्रोल करते हैं तो ये दोनों तो रिलेटेड पर्सन हो ही गए। और टाटा सन्स और टीसीएस, टाटा सन्स टीसीएस को कंट्रोल करता है तो ये दोनों भी रिलेटेड पर्सन हो गए। तो इस केस में ये दोनों भी रिलेटेड पर्सन मान लिए जाएंगे। अगर आप किसी पर्सन को या तो डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हो या फिर इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हो तो उस केस में आप जिस भी पर्सन को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हो तो आप दोनों रिलेटेड पर्सन मान ले जाओ। क्योंकि मान लो टीसीएस में कोई ऐसा डिसीजन लेना है, ठीक है, तो उसका डिसीजन कौन लेगा, टाटा सन्स ही लेगा, क्योंकि टाटा सन्स ही उसको कंट्रोल करता है। टाटा सन्स कंट्रोल करता है ना टीसीएस के सारे डिसीजन। और टाटा सन्स के डिसीजन कौन कंट्रोल करता है, मिस्टर रतन टाटा। मींस रतन टाटा ने जो टाटा सन्स को बोला वो ही टीसीएस पर करेगा। बेसिकली रतन टाटा टाटा सन्स को जो बोलेगा वो टाटा सन्स ही आगे टीसीएस को बोलेगा और टाटा टीसीएस वही करेगा। तो रतन टाटा, मिस्टर रतन टाटा और टीसीएस क्या हो गए, रिलेटेड पर्सन। ठीक है, यहाँ पे अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय थर्ड पर्सन। अगेन यहाँ पे है टाटा का एक अगेन एग्जांपल फिट होता है कि टाटा सन्स जो है वो किसको कंट्रोल करता है, टीसीएस को कंट्रोल करता है और टाटा सन्स ही टाटा मोटर को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में अदर कोई रिलेशन नहीं है, कुछ बिजनेस नहीं करता। तो टाटा सन्स टीसीएस को भी कंट्रोल करता है, टाटा सन्स टाटा मोटर को भी कंट्रोल करता है। तो सिंस दोनों को एक ही पर्सन कंट्रोल कर रहा है तो दोनों रिलेटेड पार्टी हो गए। ठीक है, एक आदमी के दो बिजनेस हैं तो दोनों ही रिलेटेड बिजनेस मान लिए जाएंगे, रिलेटेड पर्सन मान लिए जाएंगे। टुगेदर दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल अ थर्ड पर्सन। टुगेदर दोनों मिलके किसी एक पर्सन पे क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल
फॉर एग्जाम्पल अपन आज से थोड़े साल पहले चलते हैं, करीब करीब यहाँ से हम चलते हैं 18 साल पहले, जब एक कंपनी हुआ करती थी रिलायंस रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, आज की तारीख में भी प्रेजेंट है। और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को कंट्रोल कौन करता था? मिस्टर मुकेश अंबानी कंट्रोल करते थे और मिस्टर अनिल अंबानी, दोनों अच्छे भाई थे और दोनों मिलके कंट्रोल करते थे, दोनों की आपस में बनती भी थी तब, ठीक है। तो मिस्टर मुकेश अंबानी कंट्रोल करते थे और अनिल अंबानी कंट्रोल करते थे, ठीक है। हम्म, हम्म, ये तो ऑलरेडी फैमिली मेंबर हो गया, तो यहाँ तो दोनों ही, ये तो सेवेंथ पॉइंट में आ सकता है क्योंकि फैमिली मेंबर है। तो अपन इसका एग्जाम्पल बदलते हैं, गोदरेज का एग्जाम्पल। गोदरेज में, गोदरेज कंपनी है, आपको पता होगी एक गोदरेज कंपनी है, और गोदरेज कंपनी के 3 मालिक है, 3 मालिक है और तीनों ही कंट्रोल करते हैं, है ना। गोदरेज कंपनी को आदि गोदरेज भी कंट्रोल करते हैं, और अपन दो ही लेते हैं इसमें, जमशेद जी भी कंट्रोल करते हैं। ये दोनों मिलके गोदरेज को कंट्रोल करते हैं। सिंस ये दोनों मिलके गोदरेज को कंट्रोल करते हैं और इन दोनों का ना आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं, दोनों क्या है, दोनों अनरिलेटेड पार्टी है। मिस आदि गोदरेज जो है, मिस्टर आदि गोदरेज, वो भी आके गोदरेज में डिसीजन लेते हैं और उनके डिसीजन को भी रिस्पेक्ट मिलती है, और जमशेद जी जो हैं उनके डिसीजन को भी रिस्पेक्ट मिलती है। मीन्स दोनों कंबाइनली मिलते हैं और दोनों मिलके एक डिसीजन बनाते हैं और फिर जाके गोदरेज चलती है। मीन्स गोदरेज के डिसीजन कौन लेके मिलते हैं? मिस्टर आदि गोदरेज और जमशेद जी दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं। तो ये दोनों भी रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे, क्योंकि जमशेद जी तो गोदरेज को कंट्रोल करते हैं, तो ये दोनों तो रिलेटेड पर्सन हो ही गए, और आदि और गोदरेज भी रिलेटेड पर्सन हो गए, मिस्टर आदि और गोदरेज भी रिलेटेड पर्सन हो गए। सिंस दोनों को कंट्रोल सिंस एक कंपनी को दो लोग कंट्रोल कर रहे हैं, तो जो दोनों कंट्रोल कर रहे हैं वो दोनों भी क्या हो जाएंगे? रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे, ठीक है। या फिर मेंबर ऑफ सेम फैमिली है तो वो भी क्या हो जाएंगे? वो भी रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे। अब इतने सारे लोगों को आपने रिलेटेड पर्सन मान लिया, तो क्या आप अपने घर के परिवार के सदस्य को रिलेटेड पर्सन नहीं मानोगे? तो ऑब्वियसली मानोगे, इसे घर के पारिवारिक सदस्य को भी आप क्या मानोगे? रिलेटेड पर्सन मान। अब रिलेटेड पर्सन फैमिली मतलब क्या? फैमिली मतलब क्या? आप सब हमारी फैमिली हैं, ठीक है, आप सब हमारी फैमिली हैं। तो फैमिली का मतलब क्या? फैमिली का मतलब फादर मदर, ब्रदर सिस्टर, फादर मदर, ब्रदर सिस्टर, ठीक है, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, और आपके ऑब्वियसली स्पाउस, उसको फैमिली नहीं मानोगे। और स्पाउस को मानोगे तो क्या आप अपने चिल्ड्रंस को नहीं मानोगे? जो आपके डॉटर और सन होंगे उनको आप नहीं मानोगे। तो ऐसे बेसिकली आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हो? आपको अगर आइडेंटिफाई करना है तो आपके घर में कौन कौन लोग रहता है, बेसिकली कौन कौन रहना चाहिए, आप उससे आइडेंटिफाई करो कि ये रहना चाहिए, तो ये मेरे रिलेटेड पर्सन मान लिए जाएंगे, ठीक है। आपके पापा मम्मी आपके साथ रहना चाहिए, आपके भाई बहन आपके साथ में रहना चाहिए, आपके दादा दादी जी आपके साथ में रहना चाहिए, और साथ ही साथ आपकी स्पाउस आपके साथ में रहनी चाहिए। वो किसी और के साथ थोड़ी रहेगी, वो आपके साथ ही रहेगी, ठीक है। और आपके जो चिल्ड्रन है, सन और डॉटर है, वो भी आपके साथ ही रहेंगे, वो किसी और के साथ नहीं रहेंगे। तो बेसिकली ये सब लोग आपके क्या हो जाएंगे? फैमिली मेंबर हो जाएंगे, ठीक है। या फिर आपके, अगर आप सोल एजेंट हो, किसी के आप सोल एजेंट हो, तो भी आप क्या हो जाओगे? रिलेटेड पर्सन हो जाओगे, ठीक है। और पर्सन ऑल्सो इंक्लूड्स लीगल पर्सन, जो लीगली अगर आप पर्सन बन चुके हो, लीगली आपका पर्सन रिलेटेड पर्सन बन चुके हैं, तो वो भी आप क्या हो जाओगे? रिलेटेड पर्सन, ठीक है। अब इसमें एक नोट्स क्या आता है, मान लो मान लो आपने क्या बोला सप्लायर को बोला आपने कि एक काम कर, तू है ना,
तेरी फैक्ट्री से एक काम कर, रिसिपिएंट मान लो ये जो है अक्कू, अक्कू क्या है, गुड्स सेलर है, ठीक है, और बक्कू क्या है, गुड्स बायर है। बक्कू क्या है, बायर है, ठीक है, अक्कू सेलर है और बक्कू बायर है। बक्कू ने बोला कि एक काम कर, जो गुड्स है ना तेरी फैक्ट्री से है ना मेरे यहाँ पहुंचा दे, ठीक है। तो अक्कू ने बोला गुड्स के पैसे तो मैं लूंगा ही लूंगा, तो उससे ऑब्वियसली गुड्स के पैसे तो मैं तेरे से लूंगा ही लूंगा, वो होते हैं 1000। उसके बाद मेरे को ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस भी लगेगा, तो 100 रुपीज में ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी लूंगा, 1100 रुपीज में टोटल टैक्स से रिकवर करूंगा। अब हमने एक सेक्शन 8 पढ़ा था, सेक्शन 8 कंसेप्ट पढ़ा था कंपोजिट सप्लाई का। तो ये कंपोजिट और मिक्स सप्लाई में अंतर क्या है, ठीक है। सबसे पहले कंपोजिट सप्लाई, तो कंपोजिट सप्लाई हमने पढ़ा था कि दो सप्लाई एक साथ हो रही है, जिसके लिए क्या हो रहा है, सिंगल प्राइस चार्ज हो रहा है, ठीक है, सिंगल प्राइस चार्ज हो रहा है, और उसमें उसमें सिंगल प्राइस चार्ज हो रहा है, और सिंगल प्राइस चार्ज होने के बाद दोनों क्या है, नेचुरली बंडल्ड है, मींस एक के साथ दूसरी सर्विस क्या है, नेचुरली बंडल्ड है, ठीक है। तो उस केस में रेट किसका लगेगा, जो प्रिंसिपल सप्लाई है, जो प्रीडोमिनेंट सप्लाई है, जो मेन सप्लाई है, उसका हम क्या लगाएंगे, जीएसटी रेट लगाएंगे, ठीक है। मान लो 12% यहाँ पे जीएसटी रेट्स था गुड्स पे, ठीक है, गुड्स पे 12% रेट था। तो अब ये जो ये है जीटीए वाली सर्विस है, ट्रांसपोर्ट वाली सर्विस है, वो सर्विस भी दे रहा है सप्लायर, तो ये क्या हो गई, कंपोजिट सप्लाई, क्योंकि नेचुरली बंडल्ड है ना, यहाँ पे कंपोजिट सप्लाई बन गई, एक के साथ एक सर्विस, एक सप्लाई दूसरे सप्लाई से नेचुरली बंडल्ड है। अब आप गुड्स दे रहे हो, तो साथ ही साथ आप ये भी इंश्योर करोगे ना कि आप क्या करो, रिसिपिएंट के यहाँ पे ये गुड्स सेफली डिलीवर हो जाए, ठीक है, रिसिपिएंट के यहाँ, हमारे केस में बक्कू के यहाँ उसकी फैक्ट्री में सेफली डिलीवर हो जाए, ठीक है, ये भी आप इंश्योर करोगे। तो ये नेचुरली बंडल्ड है, कंपोजिट सप्लाई हो गई। तो यहाँ पे मेन सप्लाई हमारी क्या थी, गुड्स की सप्लाई थी, हम क्या गुड्स लेने गए थे, उससे हम ट्रांसपोर्ट सर्विस लेने नहीं गए थे, हमारा मेन मोटिव था गुड्स लाना, ठीक है। तो गुड्स का जो भी जीएसटी रेट लगेगा, वो जीएसटी रेट लगेगा हमारी टोटल वैल्यू पे, ठीक है। Where the supply agree to deliver the goods at the buyer premises and arrange for transport insurance, the contract of supply become a composite supply, the principal supply being the supply of goods. Therefore, outward freight and transit insurance become part of the value of composite supply, and GST is payable thereon at the same rate as applicable for the relevant goods. जो भी goods पे रेट रहेगा वही रेट हम लगाएंगे यहाँ पे, और वही रेट हमारा क्या रहेगा यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए भी सेम रेट ही लगेगा, ठीक है। अब क्या होता है, इनकम टैक्स में एक प्रोविजन है टीसीएस कलेक्ट करने का, मींस यहाँ पे जो अक्कू था, अक्कू ने क्या बोला, अक्कू ने बोला कि मैं तेरे को गुड्स सेल कर रहा हूं ना बक्कू, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो गुड्स की प्राइस तो लेनी ही लेनी है तेरे से, जीएसटी भी लेना ही लेना है। फॉर एग्जाम्पल 1000 गुड्स का था, और 12% हमारा जो भी था, 12% हमारा जीएसटी था, तो 1120 तो मैं तेरे से लूंगा ही लूंगा, बट एज पर इनकम टैक्स लॉ मेरे को तेरे से इनके अलावा एक्स्ट्रा पैसा लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पैसा फॉर एग्जांपल 1% लेना पड़ेगा, 1% होता है 10 रुपीज, तो 1% मेरे को लेना पड़ेगा, मीन्स टोटल मेरे पास 1130 रुपीज आएंगे। और तो बक्कू ने बोला ऐसा क्यों, तो अक्कू ने बोला एक काम कर, मैं तेरे से 1130 ले रहा हूं ना, तो ये 10 रुपीज जो है मैं एज ए इनकम टैक्स ले रहा हूं, तो जब भी तेरी इनकम टैक्स भरने की लायबिलिटी आएगी तो वहां से तू 10 रुपीज माइनस कर देना, ठीक है, वहां से तू 10 रुपीज माइनस कर देना, ठीक है। तो ये जो 10 रुपीज एक्स्ट्रा आ रहे हैं, ना तो ये गुड्स के लिए आ रहे हैं, ना कोई अदर सर्विस के लिए आ रहे हैं, किसी के लिए भी नहीं आ रहे हैं, ये तो एज पर इनकम टैक्स लॉ के रीजन की वजह से आ रहे हैं कि इनकम टैक्स लॉ ने बोला है कि जब भी आप गुड्स सेल करो, कुछ प्रोविजन में बोला है कि अगर किसी चीज का गुड्स सेल करते हो तो आपको टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा, एज इनकम टैक्स टीसीएस आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, और फिर वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा इन द नेम ऑफ बक्कू, कि ये बक्कू ने दिए 10 रुपीज, ठीक है। इनकम टैक्स को जाके बोलना पड़ेगा ये 10 रुपीज आप रखो, और ये 10 रुपीज बक्कू ने मुझे एक्स्ट्रा दिए, ठीक है। तो अब बक्कू जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा तो उसको 10 रुपीज माइनस करने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 10 रुपीज क्या सप्लाई के लिए आए हैं, नहीं, तो इसे कभी भी सप्लाई में ऐड नहीं करना, ठीक है, बस इतना सा अपने को ध्यान रखना, क्योंकि अगर सप्लाई में ऐड कर देंगे तो फिर हमारा जीएसटी भी बढ़ जाएगा। जीएसटी यहाँ पे
1010 पे निकलेगा तो फॉर एग्जांपल 1% जो भी आता है 0.10 से हमारा जीएसटी बढ़ जाएगा, 120 रुपए 10 पैसे हो जाएगा, 120 रुपीज 10 पैसे हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना, तो जो भी टीसीएस आएगा उसको सप्लाई के केस में इनपुट नहीं करना। अब हम आते हैं, अभी तक हमने जो पढ़ा वो क्यों पढ़ा कि अगर आपका रिलेटेड पार्टी नहीं हो तो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, और प्राइस सोल कंसीडरेशन नहीं है तो आपका प्राइस सोल कंसीडरेशन है तो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या रहेगा। ठीक है, भी रिलेटेड पार्टी नॉन रिलेटेड पार्टी लिख देते हैं। अगर आप नॉन रिलेटेड पार्टी हो तो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, और प्राइस सोल कंसीडरेशन है तो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या रहेगा। अब मान लो इनमें से कोई सी एक कंडीशन फुलफिल, तो आपको रूल 27 से 31 के बीच के रूल्स लगाने हैं। ठीक है, 27 में बोला है कि अगर प्राइस सोल कंसीडरेशन नहीं तो आप क्या करो 27 लगा दो, अगर नॉन रिलेटेड पार्टी है तो आप क्या लगा दो 28 लगा दो। ठीक है, मान लो रिलेटेड पार्टी है तो आप क्या लगा दो 28 लगा दो, अगर एजेंट वाला है तो 29 लगा दो, अगर आप इनसे नहीं निकाल पा रहे हो तो फिर आप 30 लगा दो या फिर 31 लगा दो। ठीक है, अब मान लो प्राइस सोल कंसीडरेशन में, ठीक है, मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, मनी तो आ ही रही है, मनी के साथ साथ जो रिसिपेंट है वो क्या कर रहा है, गुड्स या सर्विस भी प्रोवाइड कर। मान लो अक्कू ने क्या करा, अक्कू ने जब गुड्स सेल किया, किसको सेल किया, बक्कू को, तो बक्कू ने क्या करा, बक्कू ने मनी भी दी, अक्कू को मनी भी दी, और साथ ही साथ अपने यहाँ जो गुड्स कुछ कुछ उसके बक्कू के जो गुड्स थे वो भी दे दी और सर्विस भी दे दी। तो उस केस में सप्लाई ऑफ सर्विस कैसे निकालेंगे, उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे, उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई जो रहेगी, सबसे पहले आप डिफाइन करो कि जो आप गुड्स सेल कर रहे हो, जो अक्कू ने बक्कू को सेल किया था गुड्स या सर्विस, अक्कू ने बक्कू को जो भी गुड्स या सर्विस दी थी उसकी अगर अक्कू किसी थर्ड पर्सन को सेल करता तो उससे कितने रुपीस कलेक्ट करता, उससे कितनी मनी कलेक्ट करता, वो मनी आपकी बेसिकली ट्रांजैक्शन वैल्यू हो जाएगी और वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। ठीक है, वो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई। मान लो जो अप्पू थर्ड पर्सन को अगर सेल कर रहा है तो उसको पता नहीं चल रहा है कि मैं मार्केट में कितने में सेल करता, उसको ओपन मार्केट वैल्यू नहीं पता चल रही। ठीक है, ओपन मार्केट वैल्यू क्या होती है कि अगर आप बक्कू को सेल नहीं करते, आप किसी और को सेल करते तो आप कितने रुपीज लेते। ठीक है, तो आप वो वैल्यू ले लो। अब अप्पू ने बोला मेरे को तो वो प्राइस निकालते नहीं आ रही, तो आप एक काम करो, क्लॉज बी पे जाओ, क्लॉज बी में आप क्या देखो, जो भी आपको मनी मिला है, अप्पू को मनी मिली है, ऑब्वियसली मिली है, मनी के साथ साथ उसको या तो गुड्स भी मिला है तभी अपन यहाँ आए, या तो गुड्स मिला है या सर्विस मिली है, दोनों में से कोई चीज मनी के साथ साथ उसे मिली है। तो उस गुड्स और मनी की ओपन मार्केट वैल्यू क्या, मीन्स अप्पू जब इसे सेल करने जाएगा मार्केट में, क्योंकि वो अपने पास क्या करेगा ये गुड्स, तो वो जब मार्केट में सेल करने जाएगा, सर्विस मार्केट में सेल करने जाएगा, तो उसे कितना रुपीज मिलेगा। या फिर बक्कू डायरेक्टली किसी थर्ड पर्सन को सेल करता, इंस्टेड अप्पू को भेजने के बजाय वो बक्कू अगर मार्केट में बेचता उस गुड्स या सर्विस को, तो उस केस में कंसिडरेशन क्या होता, तो उस केस में हम गुड्स और सर्विस की भी वैल्यू निकाल लो, क्योंकि जो जो आपको मिला है उसकी वैल्यू निकाल लो, और वो आपकी क्या हो जाएगी, ट्रांजैक्शन वैल्यू, दैट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, इफ द ओपन मार्केट वैल्यू इज नॉट अवेलेबल अंडर क्लॉज ए, be the sum total consideration in money and any such further amount in money as equivalence to consideration not in money। जो मनी के अलावा हमको जो मिला है वो हम इसमें यहाँ पे ऐड कर लेंगे और वो हमारी क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज नॉट डिटर्मिनेबल अंडर ए एंड बी, मान लो ए से भी समझ में नहीं आ रहा, बी से भी नहीं समझ में आ रहा, तो उस केस में आपको सेम गुड्स देखना पड़ेगा सेम क्वालिटी के साथ। मान लो बक्कू जब ये अक्कू से नहीं खरीदता, मान लो अगर ये बक्कू अक्कू से नहीं खरीदता और मान लो किसी थर्ड पर्सन से वो ये गुड्स परचेस करने जाता है ना, टक्कू, अक्कू बक्कू टक्कू, ठीक है, तो टक्कू से परचेस करता, तो टक्कू से कितने में परचेस करता, मींस बेसिकली आप ये देखो कि जो इसने नहीं अपनी लाइक काइंड एंड क्वालिटी वाला गया ना यहाँ पे, तो इस केस में आपको क्या देखना है कि जो अक्कू ने गुड्स सेल किया, अक्कू ने क्या करा, बक्कू को गुड्स सेल करा, तो मान लो मार्केट में आप अमेजोन पे सर्च करो कि ये जो गुड्स है अमेजोन पे मिल रहा है क्या, ऐसा कोई दूसरा गुड्स है क्या, दूसरा कोई गुड्स अवेलेबल है क्या मार्केट में। जैसे फॉर एग्जांपल
आपने एसी परचेस किया, तो एसी आपने जब एलजी का परचेस किया था, तो अब एलजी के साथ साथ आपको प्राइस वाली कंसिडरेशन नहीं था। तो अब आप देखो ये एसी एलजी के अलावा और भी कोई कंपनी बेचती है क्या? हाँ, और भी बहुत तरह की कंपनियां बेचती है एसी। मान लो और कौन सी कंपनी बेचती है, सैमसंग का एसी देख लेते हैं। तो सैमसंग ने जब एसी बेचा सेम टन का, जो 1.5 टन का आपने अगर मान लो एसी परचेस करा, तो सेम टन का अगर आप सैमसंग का परचेस करते, तो उस केस में उस एसी की क्या प्राइस होती है, वो प्राइस आप ले लो, और वो प्राइस आपकी क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। मान लो वो भी आपकी अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में डी में लिखा है कि आप एक काम करो, रूल 30 और 31 लगा दो, और उसके अकॉर्डिंग आप क्या करो, वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल लो। ठीक है, आगे समझ में। तो रूल 37 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप तो ये देखो कि आपके गुड्स की जो सप्लायर है उसके गुड्स की मार्केट वैल्यू क्या है। अगर वो मार्केट वैल्यू आपके पास है, जो सप्लाई, जो एक्चुअल गुड्स या सर्विस का सप्लाई हुआ है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, मीन्स अगर मार्केट में बेचने जाते हैं उसको, तो आपको कितने रुपीज मिलते, वो आपकी क्या हो जाएगी, ट्रांजेक्शन। अब आपको वो नहीं पता चल रही, तो उस केस में आपको मनी मिली है और आपको गुड्स या सर्विस मिली है, तो वो जो गुड्स और सर्विस मिली है की भी प्राइस निकाल लो। मनी की तो प्राइस पता ही है, मैं मनी जो मिला है वो ऐड कर लो, और वो गुड्स और सर्विस की प्राइस जो मिली है उसकी वो ऐड कर लो, दोनों क्या हो जाएगी आपकी वैल्यू ऑफ। इससे भी नहीं पता चल रहा है, तो आप एक काम करो, जो आपने गुड्स सेल किया था, सेम गुड्स मार्केट में कोई दूसरी कंपनी बेच रही है, तो उसकी प्राइस क्या है, अगर आपको वो भी नहीं पता चल रही है, तो उस केस में आप रूल 30 और 31 लगा दो, आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई वो हो जाएगी। ठीक है, ये तो हमारा हो गया एक रूल। अब दूसरा रूल होता है रूल 28, कि मान लो, रूल 28 बोलता है, मान लो कि दोनों रिलेटेड पार्टी निकल गए, तो मान लो दोनों अक्कू बक्कू भाई बहन निकल गए, तो फैमिली मेंबर हो गए ना। अगर मान लो अगर वो रिलेटेड पार्टी निकल गए, तो अगेन जो भी सप्लाई होगा उसका ओपन मार्केट वैल्यू निकाल लो, जैसे अभी हमने ए में निकाला था, जैसे हमने रूल 27 में निकाला था कि जो भी ओपन मार्केट वैल्यू है गुड्स का, आप वो ले लो। अक्कू ने जो भी बक्कू को बेचा है ना, वो गुड्स किसी और को बेचता, तो बाहर मार्केट में कितने में बेचता, वो मार्केट में वैल्यू ले लो। अगर वो अवेलेबल नहीं है, तो अब ये देखो कि सेम गुड्स कहीं मार्केट में अवेलेबल है क्या। सेम गुड्स मान लो एलजी कंपनी को ओन करता था अक्कू, अब दूसरी कंपनी है सैमसंग कंपनी है, तो सैमसंग कंपनी का 1.5 टन का आप एसी का प्राइस देख लो, और वो प्राइस क्या हो जाएगी आपकी वैल्यू ऑफ। मान लो उससे भी आप अगर नहीं निकाल पा रहे हो, आपको कोई दूसरी कंपनी का लाइक काइंड एंड क्वालिटी का गुड्स ही नहीं मिल रहा, तो उस केस में आप लगाओगे रूल 30 एंड 31। ठीक है, यहाँ पे भी आपका थर्ड पॉइंट क्या है, रूल 30 एंड 31 आप लगाओगे, और फिर आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द गुड्स आर इंटेंडेड फॉर फर्दर सप्लाई, उन्हें बक्कू को बेचा था। ठीक है, दोनों रिलेटेड पार्टी थी, और बक्कू ने क्या करा, टक्कू चाह रहा था ये गुड्स मैं क्या चाह रहा हूँ, फर्दर सप्लाई के लिए टक्कू के लिए, टक्कू को सेल करने के लिए ले रहा हूँ मैं सेम गुड्स, क्या कर क्यों ले रहा हूँ, ताकि मैं टक्कू को सेल कर सकूं, है ना। फर्दर सप्लाई एज सच बाय recipient, the value shall at the option of supplier, at the option of supplier, the option of supplier shall be an amount equivalent to 90% of price charged by his customer। मीन्स बक्कू ने टक्कू को कितने में सेल किया, बक्कू ने टक्कू को जितने में भी सेल किया उसका आप क्या करो 90% निकाल लो, और वो प्राइस क्या हो जाएगी, अक्कू बक्कू के बीच की ट्रांजेक्शन वैल्यू हो जाएगी, अगर ये अक्कू चाहे तो। एग्जाम्पल ले लेते, चलो रियल लाइफ एग्जाम्पल। टाटा टाटा मोटर में और एक कंपनी और है जेगुआर। टाटा मोटर ने जेगुआर को क्या सप्लाई किया, स्टेयरिंग व्हील किसने सप्लाई किया, टाटा मोटर ने। दोनों क्या रिलेटेड पर्सन है क्या, हाँ ऑब्वियसली दोनों रिलेटेड पर्सन। ये स्टेयरिंग व्हील जेगुआर ने क्यों परचेस करा था,
ताकि जगुआर आगे फर्दर जो सेल करे अपनी कार्स, उसमें क्या करे, वो स्टीयरिंग व्हील टाटा का लगाए, क्योंकि टाटा का स्टीयरिंग व्हील अच्छा है, ठीक है। तो जगुआर में उन्होंने क्या सोचा कि मैं टाटा का स्टीयरिंग व्हील लगाऊंगा, टाटा मोटर से परचेस कर लेता हूँ। अब ये दोनों तो ऑब्वियसली रिलेटेड पर्सन है, आप सबको पता होगा, ठीक है। जगुआर को ओन कौन करता है, टाटा मोटर ओन करता है, ठीक है। तो टाटा मोटर जगुआर को ओन करता है, दोनों रिलेटेड पर्सन है। जगुआर ने परचेस किए थे स्टीयरिंग व्हील टाटा मोटर से, ताकि वो अपनी कार में स्टीयरिंग व्हील लगाए और आगे सेल कर सके, फर्दर सप्लाई के लिए लिया। अब जो भी ये सेल प्राइस लेता है जगुआर इससे, इसके कस्टमर से, है ना, उसका आप क्या करो 90% निकालो, उसका आप क्या करो 90% निकालो, और वो 90% इन दोनों की ट्रांजेक्शन वैल्यू बन सकती, अगर टाटा मोटर चाहे तो। अगर टाटा मोटर चाहे तो इन ये ट्रांजेक्शन वैल्यू बन सकती है जगुआर और उसके कस्टमर की प्राइस का आप 90% निकाल लो, वो टाटा मोटर चाहे तो ट्रांजेक्शन वैल्यू बन सकती है। बस इतना सा कंसेप्ट है। Provided further that where the recipient is eligible for full ITC, the value declared in the invoice shall be the deemed to be the open market value of goods or service। मान लो ये जो जगुआर है ना, ये क्या है, एलिजिबल है, किस चीज के लिए एलिजिबल है, पूरी आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल है। तो फिर उस केस में आपको कुछ भी नहीं करना, उस केस में जो भी इनवॉइस की वैल्यू है वो ही आप कंटिन्यू कर लेना, वो ही आपकी ट्रांजेक्शन वैल्यू मान ली जाएगी, ठीक है। मतलब कितने छोटे छोटे कंसेप्ट हैं यहाँ पे। मतलब आपको तो सबसे पहले ये देखना है कि क्या हम दोनों रिलेटेड पर्सन है, क्या रिलेटेड पर्सन है तो जो रिसिपेंट है क्या वो आईटीसी क्लेम कर सकता है क्या, अगर हाँ आईटीसी क्लेम कर सकता है तो फिर जो भी इनवॉइस वैल्यू हो जाएगी वही आपकी क्या हो जाएगी, ट्रांजैक्शन वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, वही आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो ये आप क्या कर देना, जीएसटी पर देना। अगर रिसिपेंट फुल आईटीसी टेकन लेने के लिए एलिजिबल नहीं है तो उस केस में आप ये देख लेना कि वो क्या फर्दर सप्लाई के लिए ले रहा है। अगर फर्दर सप्लाई के लिए ले रहा है तो फिर 90% निकाल लेना, जो भी फर्दर सप्लाई की प्राइस है उसका 90% आपकी एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू हो जाएगी, अगर सप्लायर चाहेगा तो। अदरवाइज ओपन मार्केट वैल्यू है ही सही, लाइक काइंड एंड क्वालिटी के गुड्स निकाल लो, उसकी प्राइस ले लो, और या फिर अगर आप इनसे भी नहीं निकाल पा रहे हो तो 30 और 31 के अकॉर्डिंग आपकी प्राइस आ जाएगी। अगर मान लो दोनों प्रिंसिपल एजेंट हैं, अगर प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई करता है या एजेंट प्रिंसिपल को सप्लाई करता है तो उस केस में ट्रांजैक्शन वैल्यू जो रहेगी ओपन मार्केट वैल्यू रहेगी, ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स बीइंग सप्लाइड, और एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर, इन दोनों में से कोई भी सप्लायर है तो एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर विद 90% ऑफ द प्राइस चार्ज बाय सप्लाई बाय द रिसिपिएंट टू हिज कस्टमर, ठीक है। सेम रूल जो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि 90% वाला कंसेप्ट ले लेना, सेम रूल यहाँ पे भी आ जाता है प्रिंसिपल एजेंट में। सबसे पहले तो आप ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, अगर आप ओपन मार्केट वैल्यू लेना नहीं चाहते, आप अगर कोई दूसरा वैल्यू लेना चाहते हैं तो वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, 90% चार्ज बाय रिसिपिएंट टू हिज कस्टमर विल बी वैल्यू ऑफ सप्लाई इफ द सप्लायर ऑफ दिस पॉलिसी, ठीक है। और अगर आप इससे नहीं निकाल पा रहे हो तो रूल 30-31 के अकॉर्डिंग आप क्या कर लेना, वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल लेना। रूल 30 और 31 इतनी देर से पढ़ रहे हैं कि रूल 30 के अकॉर्डिंग निकाल लेना, रूल 31 के अकॉर्डिंग निकाल लेना। तो ये क्या है, रूल 30 और 31 क्या है, रूल 30 और 31 बोलता है कि अगर आप पुराने रूल से नहीं निकाल पा रहे हो, 27, 28, 29 के अकॉर्डिंग आप वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं निकाल पा रहे हो, तो उस केस में जो गुड्स की प्राइस है वो तो ले ही लेना, साथ ही साथ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको साथ ही साथ इसके प्रॉफिट मार्जिन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन कितना ऐड करोगे, 10% आप प्रॉफिट मार्जिन कर लेना, गुड्स का जो कॉस्ट है वो ऐड कर लो, मार्जिन 10% ऐड कर लो, ये आपकी हो जाएगी सेल प्राइस, वो ये आपकी क्या हो जाएगी, सेल प्राइस हो जाएगी, मींस ये आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। सप्लायर ने तमाम कोशिशें कर ली, उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं निकल रही, तो वो क्या करेगा, वो उसने जो भी गुड्स बनाया, जो भी गुड्स सेल किया, उसकी गुड्स की प्राइस, उसकी गुड्स की कॉस्ट क्या है कि उतनी तो लागत है उसकी, उतनी तो कॉस्ट उसको लगी है, तो 100 रुपीज मान लो 1000 रुपीज लगी, तो 1000 तो ले ही लो, और वो सिर्फ कॉस्ट में थोड़ी बेचेगा, वो प्रॉफिट भी कमाएगा, तो इस पे 10% का प्रॉफिट ऐड कर देना, और 1100 आपकी क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। Where the value of supply of goods or service both is not determinable by any preceding rules of this chapter, the value shall be 110% of cost of production or cost of manufacturing, ठीक है। जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप वैल्यू ले लो, और आप क्या करो 10% ऐड कर दो,
आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई निकल जाएगी। ठीक है, अगर इससे भी नहीं निकल रही तो आप रीजनेबल मीन्स से निकाल लो। अब रीजनेबल मीन्स का मतलब क्या है वो डिफाइन नहीं किया गया है जीएसटी में। रीजनेबल मीन्स का मतलब अभी तक डिफाइन नहीं किया गया। रीजनेबल मीन्स में जो भी मार्केट में आप कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको प्राइस लगता है वो प्राइस आप ले लो, है ना। एक्चुअली को बुला लो, एक्चुअली जो भी वैल्यू बोल दे। एक्चुअली का काम क्या होता है, एक्चुअली वैल्यू डिटरमाइन करता है। कोई भी गुड्स या सर्विस की वो क्या करता है, वैल्यू डिटरमाइन करता है। तो आप एक्चुअली को बुला लो, वो जो वैल्यू बोले वो ले लो। ठीक है, तो ये रीजनेबल मीन्स निकल सकते हो। तो पहले आपको रूल 30 फॉलो करना है, उसके बाद आपको रूल 31 फॉलो। अगर रूल 30 के अकॉर्डिंग भी आप नहीं निकाल, रूल 31 आप डायरेक्ट फॉलो कर सकते हो अगर आप सप्लायर ऑफ सर्विस हो। अगर आप सर्विस सप्लाई करते हो तो आप डायरेक्ट रूल 31 पे जंप कर सकते हो। रूल 30 को आप क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं 15.5 पे। 15.5 में कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे क्या है, जहां पे आप इन चीजों का बिजनेस करते हो, कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस करते हो, तो उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे ये यहाँ पे लिखा हुआ। आप या तो इसका बिजनेस करते हो, एलआईसी का बिजनेस करते हो, या फिर आप ये अपने ट्रैवलिंग का बिजनेस करते हो, या फिर आप लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग सेल करते हो, या फिर आप मनी चेंजर वाला काम करते हो। तो अगर इस टाइप के बिजनेस करते हो तो उसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे ये बेसिकली रूल 32 बताता है। एक बार रिवाइज करो रूल 31 को। ठीक है, आप रूल 31 को आप रिवाइज करो। रूल 29 को, सॉरी रूल 29, ये रूल 27 से 31 तक आप रिवाइज कर लो। ठीक है, चलो रूल 30, रूल सेक्शन 15.5 क्या बोलता है कि अगर आप कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस करते हो, ऐसा हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। गवर्नमेंट ने कुछ कुछ बिजनेस को ऐसे नोटिफाई कर रखा है कि अगर आप इन बिजनेस में आप डील करते हो तो उसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई, गवर्नमेंट ने रूल बनाए हैं उनके अकॉर्डिंग ही वैल्यू ऑफ सप्लाई निकलेगा। ठीक है, अब हम आते हैं गवर्नमेंट ने किस किस बिजनेस कर रखा है। एक तो लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग को कर रखा है। हम एक एक कवर करते जाते हैं, उसके बाद बिजनेस भी पता चलते जाएंगे और उनका वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालते कैसे हैं वो भी हमको पता लगते जाएगा। ठीक है, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग का अगर आप बिजनेस करते हो तो उस केस में वैल्यू ऑफ, और हॉर्स रेसिंग वाला बिजनेस करते हो तो उस केस में जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है, वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो कैसे रहेगा, वो आपका रहेगा 100 and 128 डिवाइडेड 128 ऑफ फेस वैल्यू ऑफ टिकट। मीन्स आपको लॉटरी की क्या मिलती है, टिकट मिलती है। लॉटरी की आपको टिकट मिलती है, तो टिकट जो मिलती है उस पर प्राइस तो लिखा ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज लिखा है, तो उस केस में जो 100 रुपीज है उसका आप क्या कर लो 100/128, 100 इंटू 100 डिवाइड बाय 128, और ये आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। 100/128 आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और इस प्राइस का क्या होता है, ऑफिशियल गेजेटेड में प्राइस भी डिफाइन होती है। मान लो इसकी ऑफिशियल गेजेटेड में प्राइस डिफाइंड है 100, इसकी प्राइस डिफाइंड है 90। तो आप क्या लोगे, 90 लोगे, क्योंकि 100 इंटू 100 डिवाइड 128 इससे कम ही, व्हिचएवर इज हायर लेना है। ठीक है, ये जो आ रहा है 78 आ रहा है, ये जो आ रहा है 78.125 आ रहा है। तो ये या फिर जो ऑफिशियल गेजेटेड में प्राइस डिफाइंड है, उन दोनों में से जो हायर वाला अमाउंट है वो आपको लेना है, वो आपकी क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। ठीक है, आया आपको इतना समझ में। मान लो आप एक्शनेबल क्लेम सप्लाई करते हो, तो उस केस में आपको ये 100/128 करने की जरूरत ही नहीं।
मान लो आप एक्शनेबल क्लेम करते हो, तो उस केस में जो फेस वैल्यू पे, टिकट वैल्यू पे जो भी प्राइस लिखी होगी, एक अमाउंट मान लो 100 रुपीज है, तो 100 ही आपकी क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी इन केस ऑफ एक्शनेबल क्लेम। ठीक है, द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लॉटरी शैल बी द डीम टू बी 100 डिवाइड बाय 128 ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ टिकट और द प्राइस दैट इज नोटिफाइड इन ऑफिशियल गेजेटेड ऑफ द गवर्नमेंट द ऑर्गेनाइजिंग स्टेट विच एवर इज हाई। ठीक है, दोनों में से जो हायर वाला है वो क्या हो जाएगी, आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई। इन केस एक्शनेबल क्लेम इन द फॉर्म ऑफ चांस टू विन द बेटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेसिंग in a race club shall be 100% of the face value of the bet or the amount paid into the totalizer। ठीक है, आगे समझ में आपको लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग वाला समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे रूल पे, रूल 32 पे, कि इन केस अगर आप फॉरेन करेंसी एक्सचेंजर हो, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजर हो मीन्स ये क्या होता है, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजर ब्रीटली क्या होता है, ब्रीटली आता है इंडिया में। क्यों आता है, इंडिया घूमने आता है। अब इंडिया में आएगा तो यहाँ खाना खाएगा, रुकेगा, घूमेगा फिरेगा, तो क्या ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूज करेगा क्या, नहीं, ये ऑब्वियसली इंडियन रुपीज यूज करेगा। तो यहाँ पे क्या चीज आ जाती है कि इंडियन रुपीज उसे चाहिए होंगे, ऑब्वियसली उसे इंडियन रुपीज की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो क्या करेगा, मनी एक्सचेंज ऑफिस में जाएगा। यहाँ पे मनी एक्सचेंज जो करता है, जो डीलर है मनी एक्सचेंज करता है, उसके यहाँ जाएगा और उसके यहाँ जाके बोलेगा एक काम करो, आप क्या करो, ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपके पास रखो और ये जो आपके इंडियन रुपीज है वो क्या करो, आप हमको दे दो, इंडियन रुपीज आपको हमको दे दो। फॉर एग्जांपल 1000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर वो क्या करेगा, उसको सेल कर देगा और इंडियन रुपीज बाय कर लेगा। तो उस केस में जो सेलर है उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, उस केस में हमको वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे, हम सबसे पहले लेंगे कि फॉर एग्जांपल $1000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर जब ब्रीटली लेके आया था इंडिया, इसके पास मनी एक्सचेंजर के पास 1000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर लेके आया और ऑस्ट्रेलियन डॉलर देख के ब्रीटली ने बोला, जो डीलर है, जो अपना मनी एक्सचेंजर डीलर है, उसने क्या बोला, मैं एक डॉलर कितने में खरीदूंगा, 50 रुपीज में मैं परचेस करूंगा, 50 रुपीज में मैं क्या करूंगा, आपसे $1 परचेस करूंगा। मैं ओवरऑल में आपको कितने रुपीज दूंगा, 50,000 रुपीज में दूंगा। कितने रुपीज दूंगा मैं आपको, ओवरऑल में 50,000 रुपीज दूंगा। ऐसा किसने बोला, मनी एक्सचेंज डीलर ने बोला, ब्रीटली बोला ओके, आई एम ओके विद इट। तो आपको क्या करना है, आपको बेसिकली 1000 जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है उसका आपको क्या निकालना है, उसका आपको निकालना है आरबीआई ने क्या रेट दे रखा। उस दिन आरबीआई ने क्या रेट दे रखा था, आरबीआई ने फॉर एग्जांपल उस दिन 52 रुपीज दे रखा था। तो आपको क्या करना है, 52 माइनस जो आपने रेट दिया है ना, 52 माइनस 50, दोनों का जो डिफरेंस है 2 रुपीज इंटू 1000, टोटल आपका कितना हो गया 2000। 1000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, $1 पे आपने $2 कमाया, तो $1000 पे आपने एक 2000 रुपीज कमाया, 2000 आपने रुपीज कमाया, तो 2000 आपकी क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई। आया समझ में आपको, आया समझ में। आपने जो ब्रीटली आया था, जो पर्सन आया था, उसको कितने में $1 से कितने में डॉलर खरीदा, और ये डॉलर आप क्या करोगे, आरबीआई को ही डिपॉजिट करोगे, आरबीआई को ही दोगे। तो आरबीआई को कितने में सेल करोगे, जो आरबीआई का रेट चल रहा होगा उस दिन का, तो आरबीआई का रेट ले लो और जो परचेस प्राइस आपने लिए है वो आप ले लो, और दोनों का डिफरेंस निकाल के जो आपका डिफरेंस आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट इन केस वेयर आरबीआई ऑफ इंडिया रेफरेंस रेट ऑफ फॉर अ करेंसी इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, मान लो यहाँ पे क्या हो रहा है, आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है, आरबीआई रेफरेंस रेट आपके पास अवेलेबल नहीं है। मान लो उस दिन क्या हुआ, आरबीआई क्लोज थी, आरबीआई नेट भी बनता, हमारा सब कुछ बनता, देश बनता, तो आरबीआई यहाँ पे क्लोज थी उस दिन, तो आरबीआई का रेफरेंस रेट हमें पता नहीं चल पा रहा था।
तो उस केस में वैल्यू शेल बी 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंडियन रुपीज। मीन्स यहाँ पे ब्रिटली को कितने रुपीज दिए थे, 50,000 दिए थे, तो 50,000 का 1% निकाल लो, 1% यहाँ पे आता है 500, तो 500 आपकी क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। ठीक है, इतना सा हमको कंसेप्ट यहाँ समझना है कि आपके पास आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है, या फिर कई करेंसी ऐसी होती है जो इतनी पॉपुलर नहीं होती है जिसको आरबीआई भी ट्रैक नहीं करता है, तो उस केस में आप क्या कर लो, 1% ले। ठीक है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस वेयर नाइदर ऑफ द करेंसी एक्सचेंज इन इंडियन रुपीज। मान लो जो ब्रीटली आया था, उसने क्या बोला, ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर दे के मेरे को यूएस डॉलर दे दो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर ले लो और यूएस डॉलर मेरे को क्या करो, दे दो। तो ये दोनों ही करेंसी इंडियन रुपीज में तो एक्सचेंज हो नहीं रही है, तो उस केस में दोनों ही करेंसी को आप क्या करो, जो भी आरबीआई का रेट अवेलेबल था उस दोनों करेंसी का अवेलेबल होगा उस दिन, तो दोनों करेंसी का, क्योंकि दोनों ही पॉपुलर करेंसी यहाँ पे, तो आरबीआई तो दोनों को मेंटेन करता है, दोनों का मेंटेन करता है, तो दोनों को क्या करो, आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करो। अब इन दोनों में से आप लोअर वाला जो भी अमाउंट है वो ले लो, लोअर वाला अमाउंट ले लो, और उसका आप क्या करो, उसका आप 1% निकाल लो, वो आपकी क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। अगर दोनों ही करेंसी इंडियन रुपीज में एक्सचेंज नहीं हो रही है, तो दोनों को आप क्या करो, आरबीआई रेट से आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करो, will be equal to the 1% of the lesser of two amount the person changing the money would have received by converting any of the two currency into Indian rupees। ठीक है, दोनों का लोअर वाला अमाउंट ले लो, वो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। ठीक है, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट अ पर्सन सप्लाइंग अ सर्विस में एक्सरसाइज ऑप्शन टू ascertain the value in terms of clause B for a financial year and such option shall not be withdrawn during the remaining part of the financial year। अब ये तो हमने एक पार्ट देखा वैल्यू ऑफ सप्लाई का निकालने का इन केस ऑफ फाइनेंशियल, इन केस ऑफ मनी चेंजर, जो मनी चेंज करता है चाहे तो ए से निकाल सकता है, या फिर अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं बी ऑप्शन, उससे वो निकालना चाहे तो उससे भी वो चाहे तो निकाल सकता है वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, मतलब ए में हमने क्या पढ़ा, ए में हमने पढ़ा कि आप तो क्या करो, डिफरेंस रेट ले लो, बेसिकली डिफरेंस रेट ले लो, वो आपकी क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर आरबीआई रेट अवेलेबल नहीं है तो फिर आप 1% ले लो, अगर आपने जो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करा, अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट नहीं करा तो दोनों को आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करो, और फिर दोनों को आप क्या करो, दोनों में से जो लोअर वाला है वो 1% ले लो। आप चाहो तो ये जो पूरी प्रोसेस है ये अपनाओ, या फिर आप बी ऑप्शन एक्सरसाइज करो, और बी ऑप्शन में जैसे वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालते हैं वैसे आप निकालो। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, इसमें आपको ब्रैकेट्स बना दिए गए हैं। अप टू 1 लाख अगर आपने एक्सचेंज किया है तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है, 1 लाख से 10 लाख का आपने एक्सचेंज किया है तो आप कैसे निकालोगे, और 10 लाख से ज्यादा का आपने किया है तो आप कैसे निकालोगे, गलत बना दिया है ना। अप टू 1 लाख किया है तो कैसे निकालोगे, 1 to 10 लाख है तो कैसे निकालोगे, 10 से ज्यादा है तो कैसे निकालोगे। आपकी स्टार्ट जो होगी मिनिमम 250 से वैल्यू ऑफ सप्लाई स्टार्ट होगी। अगर आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई 250 से नीचे जा रही है तो उसको आप इग्नोर कर दो, मिनिमम आपको 250 तो आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई माननी है। अब अगर आप 1 लाख तक आप अगर एक्सचेंज करते हो तो आप 1 लाख का आप क्या करो, 1% कर लो, तो आपका क्या आएगा, 1000 आएगा। मान लो 50,000 आपने इंडियन रुपीस प्रोवाइड किए, 15,000 तक के आपने इंडियन रुपीस प्रोवाइड किए, या फिर 50,000 के आपने इंडियन रुपीस लिए, तो उस केस में 50,000 का आप क्या करोगे, 1% कैलकुलेट करोगे। तो 50,000 का 1% क्या हो गया, 500, तो 500 आपकी क्या हो गई, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गई। मान लो आपने 20,000 का कन्वर्ट किया, तो 20,000 का वैल्यू ऑफ सप्लाई किया, तो 20,000 का 1% क्या हुआ, 20,000 का 1% 200 हुआ। तो अब 200 को इग्नोर करना है अपने को, 200 को इग्नोर करना है, और 250 को आपको लेना है। किसको लेना है, 250 को। मींस मिनिमम तो 250 आएगा ही आएगा। मींस 20,000 का 1% तो 200 हो गया, तो उसको इग्नोर कर दो, 250 ले लो। ठीक है, 30,000 का 1% क्या हुआ, 300, तो 300 ले लो। 40,000 का 1% क्या हुआ, 400, तो 400 ले लो। ठीक है, अब टू 1 लाख आपको 1% लेना, तो यहाँ पे 1000 हो गया। अब 1 लाख से 10 लाख पे जाएंगे तो वहां पे 0.5% हो जाएगा। तो 1000 तो आप एज इट इज यहाँ पे लिख ही दो, क्योंकि पहले 1 लाख का जो है वो तो आपको क्या करना है, 1% लेना है। फिर 1 लाख से 10 लाख मीन्स जो रिमेनिंग 9 लाख है, मान लो यहाँ पे 1 लाख से 10 लाख की गाड़ी चली, तो पहले 1 लाख पे तो आपको क्या करना है, 1% लेना है। मीन्स रिमेनिंग जो है वो 9 लाख ही बचे। अरे 10 में से एक का तो ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया ना 1%, तो बचे क्या, 9 लाख। तो 9 लाख का आपको क्या लेना है, 0.5% लेना है। ठीक है, या फिर रिमेनिंग पार्ट का आपको क्या लेना है, 0.5% लेना है। ठीक है,
अब मान लो 5 लाख का आपने चेंज किया तो 5 लाख आपने 5 लाख रुपीज आपने दिए, 5 लाख रुपीज आपने दिए, आप एक्सचेंजर तो आपने 5 लाख रुपीज दिए, तो फर्स्ट 1 लाख का तो आपने 1% निकाल लिया तो 1000 हो गया। अब 5 लाख दिए तो रिमेनिंग जो 4 लाख है, 4 लाख का आप क्या करोगे 0.5% निकालो। 4 लाख का 0.5% क्या आता है 2000 आता है, तो 2000 आप यहाँ पे ऐड कर लो, टोटल आपका 3000 आपका क्या हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है, मान लो आपने 10 लाख से ज्यादा का सप्लाई कर दिया तो 10 लाख में अब यहाँ पे आ जाएगा 0.1%, यहाँ पे आ जाएगा 0.1%। पहले तो यहाँ पे कुछ चीजें ऐड होगी, टोटल 4500 ऐड होगी, उसके बाद जो एक्सेस अमाउंट है उसका आपको क्या लेना है 0.1% लेना है। ठीक है, अब आप 10 लाख का अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे तो 4500 ही आएगा। कैसे आएगा, पहले 1 लाख का आएगा आपको 1000, पहले 1 लाख का आपको 1% दैट इज 1000, जो 10 लाख में से 1 लाख हो गए तो 9 लाख का जो आएगा 0.5% वो आएगा आपका 4500 सॉरी 4500, तो टोटल आपका यहाँ पे आएगा 5500, ये भी आपका 5500 आएगा, 5500 देखो यहाँ पे भी लिखा है 5500। ठीक है, 5500 और जो 10 लाख के ऊपर है उसका आपको क्या करना है 0.1% निकालना है, और ये जो आप निकालोगे ये 60,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मान लो आपने 15 लाख का निकाला, अब 15 लाख का अगर आप निकालने जाते हो तो 15 लाख में आपको पहले 10 लाख का तो हमने निकाल ही लिया 5500 आता है, जो 5 लाख एक्स्ट्रा है उसका 0.1% निकालने जाएंगे तो ऑब्वियसली उसमें आएगा 5 लाख का 50,000 5500, तो 500 आपका यहाँ पे और आ जाएगा, और 500 और जो और ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 6000, ये आपका क्या हो जाएगा वैल्यू आपकी 6000 हो जाएगी। ठीक है, आगे समझ में, अगर ये जो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई 60,000 से ऊपर जा रही है तो उसको इग्नोर कर देना और मैक्सिमम आपका 60,000। जैसे हमने यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया 250 लगा रखा था, यहाँ पे भी मैक्सिमम क्राइटेरिया आपका 60,000 है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सप्लाई आपका 60,000 ही हो सकता है। ठीक है, आगे समझ में इजी था कंसेप्ट। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। अगर आप बुक करते हो, क्या बुक करते हो, टिकट्स बुक करते हो, है ना, और टिकट्स काय के बुक करते हो आप, एयर बाय एयर जो भी ट्रेवल फैसिलिटी होती है उसके टिकट्स बुक करते हो, उसके आप क्या हो एजेंट हो, है ना, बुकिंग ऑफ टिकट्स फॉर ट्रेवल बाय एयर फ्रॉम एजेंट, और एजेंट को क्या मिलता है ऑब्वियसली इसका कमीशन मिलता है, तो उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे होगी, अगर आप डोमेस्टिक फ्लाइट से आप क्या कर रहे हो ट्रेवल कर रहे हो तो उस केस में जो बेसिक फेयर रहेगा उसका आपको 5% लेना है, वो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट से ट्रेवल कर रहे हो तो 10% ऑफ बेसिक फेयर लेना है, उसका 10% करना है, वो आपकी क्या हो जाएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। ठीक है, इतना सा कंसेप्ट था। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का आप बिजनेस करते हो, जैसे LIC क्या करती है, जिंदगी साथ भी जिंदगी के बाद भी, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में अगर जो LIC जो सप्लायर ऑफ सर्विस है काय की लाइफ इंश्योरेंस सर्विस देती है वो, तो उस केस में अगर LIC क्या करती है नोटिफाई कर देती है अपने कस्टमर को, जैसे ही पॉलिसी परचेज करता है कस्टमर, और कस्टमर को क्या नोटिफाई कर देती है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने तेरे से 10,000 रुपीज लिए, तो ऑब्वियसली LIC को ये ऐसा नहीं है कि पूरे खर्च कर देने, इसमें है ना इन्वेस्ट करती है LIC, ये जो पैसे मिलते हैं ना ये कहीं इन्वेस्ट करती है, क्योंकि अगर आगे कभी प्रीमियम देना पड़ा तो उस केस में आगे अगर कभी प्रीमियम देना पड़ा तो उस केस में वो जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो ही रिडीम करके LIC देती है, क्योंकि उसके पास भी तो पैसा होना चाहिए, तो वो क्या करती है LIC इन्वेस्ट कर देती है, अपना बहुत सारा अमाउंट इन्वेस्ट कर देती है, और ये जो इन्वेस्टेड अमाउंट है ये क्या करा कस्टमर को बता दिया उसने, कस्टमर को अगर बता दिया, अगर कस्टमर को बता दिया कि मैंने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है, जो तेरे से पैसे लिए हैं वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किए हैं, तो कैसे निकालना है कि फॉर एग्जांपल 10,000 प्रीमियम चार्ज की थी, 10,000 क्या करी थी प्रीमियम चार्ज कर दी थी, तो उसमें से 9,000 इन्वेस्ट करते, ऑब्वियसली 1,000 वो बचाएगी भी सही, 1,000 कैसे बचाएगी, क्योंकि उसको अगर सैलरी भी देनी पड़ती है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस भी करने पड़ते हैं, प्रॉफिट भी दिखाना पड़ता है, तो वो कुछ अमाउंट जो है एक्स अमाउंट क्या करती है इन्वेस्ट करती है, और कुछ फंड वो क्या करती है आइडल भी रखती है। तो अब मान लो 9,000 इन्वेस्ट करते हैं, तो ये 9,000 आप माइनस करो, जो 1,000 जो रिमेनिंग है जो आपने इन्वेस्ट नहीं करे थे या फिर जो आपने बताए नहीं थे, वो आपकी क्या हो जाएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। ठीक है, वो आपकी बेसिकली वैल्यू ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। ठीक है,
gross premium charge, amount allocated for investment or saving on behalf of policy holder if such amount is intimated to the policy holder at the time of supply of service। अगर एक सिंगल प्रीमियम वाली एन्युटी है, अगर सिंगल प्रीमियम वाली एन्युटी है तो सिंगल प्रीमियम एन्युटी कैसी होती है कि एक ही बार आपकी प्रीमियम जाएगी, उसके बाद कभी भी प्रीमियम नहीं देना और आप 10 साल के लिए प्रोटेक्ट हो। ठीक है, सिंगल प्रीमियम एन्युटी ऐसी होती है कि आपने फर्स्ट ईयर आपने एक एन्युटी जमा कर दी, एक लमसम अमाउंट की, आपको 10 साल तक अब कुछ नहीं करना, तो उस केस में जो भी आपने एन्युटी जमा करी उसका 10% जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। ठीक है, वो 10% आपकी क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। अदर केसेस में आपको क्या करना है कि फर्स्ट ईयर में जो भी आपको प्रीमियम मिले वो आपको 25% आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा, और जो फर्दर ईयर्स में आपका प्रीमियम मिलेगा आपको उसका 12.5 आपका क्या माना जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा। 12 जो भी आपको प्रीमियम मिलेगा उसका 12.5% आपका क्या माना जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, नथिंग कंटेन इन द सब रूल शेल अप्लाई वेयर द एंटायर प्रीमियम पेड बाय पॉलिसी होल्डर्स इज ओनली टुवर्ड्स रिस्क कवर इन लाइफ इंश्योरेंस। अगर पूरा अमाउंट जो है रिस्क कवर के लिए दिया है, लाइफ रिस्क कवर के लिए दिया है टुवर्ड रिस्क कवर इन लाइफ इंश्योरेंस, तो फिर ये जो है ये प्रोविजन उस पर नहीं लगेंगे, मींस बेसिकली वो एग्जाम्प्ट है। ठीक है, वहां पे आपको जीएसटी पे ही नहीं। डीलिंग इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ओल्ड गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स अगर आप सेल करते हो तो उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी, उस केस में बेसिकली आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई जो आपका बाइंग गुड्स का प्राइस है वो ले लो और सेलिंग गुड्स का डिफरेंस है, दोनों उसका डिफरेंस ले लो, और जो डिफरेंस आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो सप्लायर है वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता, जो सप्लायर है वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। वेयर द टैक्सेबल सप्लाई इज प्रोवाइडेड बाय अ पर्सन डीलिंग इन बाइंग एंड सेलिंग गुड्स, selling second hand goods, that is used goods as such as after minor processing which does not include nature of goods and where no ITC has been availed on the purchase of such goods, the value of supply shall be selling price or purchase price। ठीक है, जो भी है डिफरेंस ले लो, आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी, और जो सप्लायर है वो क्या होता है, आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। अगर ये नेगेटिव आ जाए, मान लो सेल आपने करा था 500 लेकिन आपने परचेज जो था वो 600 में करा था, तो ये तो आपका लॉस हो गया, -100 हो गया, तो फिर इसको इग्नोर कर देना, इसको जीरो कर देना, आपको कोई जीएसटी पे नहीं करना है। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द परचेज वैल्यू ऑफ गुड्स रीपर्चेज फ्रॉम अ डिफॉल्टिंग बोरोवर। क्या हुआ, लोन दिया था, बैंक ने लोन दिया था, बैंक ने लोन दिया था तो जिसको लोन दिया था वो डिफॉल्ट कर गया, वो पैसे नहीं भर पा रहा, तो उस केस में बाइंग रेट कैसे, उस केस में बाइंग प्राइस कैसे निकालेंगे, ओल्ड गुड्स की जो कार हम रिपर्चेस कर रहे हैं, कार लेके आ रहे हैं क्योंकि वो लोन नहीं भर पाए, तो उस केस में बाइंग प्राइस कैसे निकालेंगे, आप क्या करो, आप है ना उस कार की ओरिजिनल वैल्यू निकालो। ओरिजिनल वैल्यू जो परचेज वैल्यू थी, मान लो 10 लाख में परचेस करी थी, बायर ने 10 लाख में परचेस करी थी, अब आप पर क्वार्टर 5% इसमें माइनस कर दो। ठीक है, जैसे एक साल बाद हम कार लेके आए वापस, जिसने डिफॉल्ट करा उसने कार एक साल पहले परचेस करी थी, ठीक है, एक साल पहले परचेस करी थी, अब वो एक साल बाद हम उससे कार लेके आ रहे हैं, तो टोटल कितने क्वार्टर बाद लेके आ रहे हैं, टोटल 4 क्वार्टर बाद लेके आ रहे हैं, 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है, एक साल में 12 मंथ होता है, तो 4 क्वार्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गए। ठीक है, 4 क्वार्टर बाद लेके आ रहे हैं, तो 4 क्वार्टर इंटू 5% पर क्वार्टर, टोटल कितने परसेंट हो गए, 20%। ठीक है, तो 1 लाख में आप क्या करो, 20% माइनस कर दो, टोटल क्या आया, 80,000, तो 80,000 आपकी क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, अगर डिफॉल्टिंग बोरोवर से आप जो भी आप गुड्स ले रहे हो तो उस केस में आप 5% पर क्वार्टर के हिसाब से आप माइनस करते जाओ, आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगी। ठीक है, मान लो आप टोकन, वाउचर, कूपन या स्टाम्प के सप्लाई, आप टोकन सेल करते हो, वाउचर सेल करते हो, कूपन सेल करते हो, स्टाम्प सेल करते हो, तो जो भी आप ये वाउचर वगैरह सेल करते हो तो ये वाउचर किसी गुड्स या सर्विस के अगेंस्ट रिडीम होते होंगे, तो जितने के गुड्स के अगेंस्ट रिडीम होंगे, जितनी की सर्विस के अगेंस्ट रिडीम होंगे, वो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। वैल्यू ऑफ टोकन और वाउचर, मान लो ये वाउचर आपको दिया था 3000, वाउचर आपको दिया था 3000, बट ये वाउचर रिडीम होगा 5000 के अगेंस्ट के गुड्स के अगेंस्ट। ठीक है, आप 5000 के गुड्स परचेस कर सकते हो अमेजोन पे, तो 5000 वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, ना कि 3000। ठीक है, आपसे वाउचर के तो 3000 ही लिए, बट सिंस इसके गुड्स आपके 5000 के रिडीम हो रहे तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, 5000। ठीक है, आगे समझ में।
ये कोई काम का नहीं है, ठीक है। प्योर एजेंट और ये करेंसी ओपन मार्केट, ये हमने पढ़ लिया है, ये पढ़ लिया है। ओपन मार्केट वैल्यू क्या होती है? जो मार्केट में आप अगर गुड्स बेचने जाओ अदर देन जीएसटी, वो आपकी ओपन मार्केट वैल्यू होती है, ठीक है। बेसिकली वही आपकी ओपन मार्केट वैल्यू। लाइक काइंड एंड क्वालिटी क्या होती है? लाइक काइंड एंड क्वालिटी आपकी जो होती है कि अगर आप सेम सर्कमस्टांसेस में कोई दूसरा गुड्स अगर आप आइडेंटिफाई करोगे, तो अगर वो गुड आपको मिल जाए सेम क्वालिटी, सेम क्वालिटी के साथ, सेम काइंड एंड क्वालिटी के साथ, तो वो गुड्स आप ले लो। आपके पास कोविशील्ड भी है और कोवैक्सीन भी है, तो कोविशील्ड की प्राइस नहीं निकाल रही, तो कोवैक्सीन का भी सिमिलर ही काम है, तो कोवैक्सीन की क्या प्राइस है वो आप ले लो, वो आपकी ओपन मार्केट वैल्यू होगी। ऐसे आप ओपन मार्केट वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। अब आईजीएस नहीं निकालना है, तो ये बेसिकली आपने बचपन में कर रखा है कि 1000 का अगर गुड्स का प्राइस है ना, और 1000 मान लो 1000, मान लो आपको बोला है 1180 है, इसमें 1180 में 18% जीएसटी इंक्लूड है, तो 1180 में अगर 18% जीएसटी इंक्लूड है, तो 1180 किसके बराबर है? 118% के बराबर, 118 के बराबर है, तो 100 के बराबर क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई निकाल लो, 1000 ही आएगा, सिंपल। और 1000 का 18% क्या होता है? 180, ये आपका जीएसटी हो गया, ठीक है। यही आपको यहाँ पे सिखाया है। रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी अदर देन इंडियन रुपीज, ठीक है, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू। रेट ऑफ एक्सचेंज क्या लोगे? रेट ऑफ एक्सचेंज नोटिफाइड बाय कस्टम एक्ट है, वो आप बेसिकली लोगे, ठीक है। द रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गुड्स शैल बी एप्लीकेबल टू रेट ऑफ एक्सचेंज एज नोटिफाइड बाय बोर्ड अंडर सेक्शन 14 ऑफ कस्टम एक्ट फॉर द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सच गुड्स इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट। ये आप बेसिकली कस्टम में पढ़ोगे, ये हमारा कस्टम वाला प्रोविजन, ठीक है। कस्टम में हम इसको कवर करेंगे। अब हमारा क्या बचा? बस प्योर एजेंट वाला बचा, फिर हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। प्योर एजेंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले प्योर एजेंट का मतलब क्या होता है वो हम समझ। प्योर एजेंट का काम होता है कि एक काम करना, तू मेरे बिहाफ पे कुछ खर्च, है ना, और मैं तुझे क्या करूंगा? रिम्बर्स करूंगा, और केवल उतना रिम्बर्स करूंगा जितना तूने खर्चा किया, इसके अलावा मैं 1 रुपये ऊपर नहीं दूंगा, ठीक है। प्योर एजेंट का बेसिकली ये काम होता है। प्योर एजेंट ने बोला, प्योर एजेंट आप मान सकते हो अपना सीए, है ना। मान लो सीए ने बोला कि आपका रिटर्न फाइल हो गया, रिटर्न फाइल कर देंगे। रिटर्न फाइल करना पड़ता है ऑब्वियसली, हर साल के एंड में आपको अपना टोटल चिट्ठा देना पड़ता है, रिटर्न देना पड़ता है, रिटर्न में देना पड़ता है बेसिकली, क्योंकि रिटर्न है तो रिटर्न में ही देना पड़ेगा। तो रिटर्न में देना पड़ता है कि आपकी टोटल इनकम कितनी हुई, टोटल इनकम कितनी हुई, और वो इनकम पे टैक्स कितना बनता है, ऐसा गवर्नमेंट को तो रिटर्न में देना पड़ता है। तो रिटर्न कौन बनाता है? हमारा सीए बनाता है, ठीक है। तो सीए ने बोला कि आपकी इनकम हुई 10 लाख, इस 10 लाख पे आपको 1,25,000 टैक्स बनता है, तो इस 10 लाख पे 1,25,000 आप भर दो। क्लाइंट ने बोला मुझे इन सब चीज का नॉलेज नहीं है, मुझे भरते ही नहीं आता। तो एक काम करो, ये साहब आप ही मेरा इनकम टैक्स क्यों नहीं भरते? मैं आपको ये टैक्स क्या करूंगा? रिम्बर्स कर, है ना। बट आपको सिर्फ इनकम टैक्स ही मैं रिम्बर्स करूँ, इसके साथ साथ मैं आपकी सर्विस चार्ज जो रिटर्न भरने की है, रिटर्न भरने की है, वो तो मैं दूंगा ही दूंगा, वो तो 1000 जो भी है, 1000 2000 जो भी बनती है वो तो मैं दूंगा ही दूंगा। बट मैं क्या करूंगा, ये जो आप टैक्स भर रहे हो मेरा 1,25,000, तो आप इस पे मेरे से कुछ कमीशन चार्ज मत करना कि मैंने 1,25,000 भरा, अब मैंने ये भी तेरे को सर्विस प्रोवाइड करी, तो मैं तेरे से 1,30,000 5,000 कर लूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने टैक्स भी भरा तेरे से। तो ये प्योर एजेंट वाला कंसेप्ट होता है कि आप केवल उतना रिम्बर्स करोगे, 1,25,000 ही रिम्बर्स करोगे, उसको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट रिम्बर्स नहीं कर रहे हो, उसको एक्स्ट्रा कुछ कमीशन नहीं दे रहे हो, क्योंकि उसने आपका टैक्स भरा है। तो प्योर एजेंट का सर्विस आपका ये कंसेप्ट बोलता है कि अगर आप केवल उतना ही आप रिम्बर्स कर रहे हो, तो ये आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई 0 हो जाएगी, ठीक है। इसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई आपकी नील रहेगी, ठीक है। कहाँ लिखा है? Notwithstanding anything contained in the provision of this chapter, the expenditure or cost incurred by the supplier as a pure agent of the recipient of supply shall be excluded from the value of supply if all of the following
कंडीशन इज सेटिस्फाइड, क्या कि सबसे पहले एक्ट एज अ प्योर एजेंट, उसने क्या करा, सप्लायर ने प्योर एजेंट की तरह काम किया है ना, व्हेन ही मेक्स द पेमेंट टू द थर्ड पार्टी ऑन द ऑथराइजेशन ऑफ बाय द रिसिपेंट। सेकंड, द पेमेंट मेड बाय द प्योर एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ रिसिपेंट, मींस रिसिपेंट के बिहाफ पे पेमेंट किया है, रिसिपेंट के बिहाफ पे पेमेंट किया है सप्लायर ने। और थर्ड, थर्ड क्या है, और सेपरेटली इंडिकेटेड है इनवॉइस में, क्या है, सेपरेटली इंडिकेट है वो 1,25,000, ठीक है। सप्लाईज प्रोक्योर्ड बाय द प्योर एजेंट फ्रॉम थर्ड पार्टी एज अ प्योर एजेंट ऑफ द रिसिपेंट ऑफ सप्लाई आर इन एडिशन टू द सर्विस ही सप्लाई ऑन हिज ओन अकाउंट, मींस यहाँ पे रिटर्न भरने की सर्विस तो दे ही रहा था सीए, साथ ही साथ उसने क्या करा, टैक्स भरने की भी सर्विस दे दी, बट टैक्स भरने की सर्विस पे उसने कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करा, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्योर एजेंट का कंसेप्ट कंप्लीट होता है, और यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई जो रहेगी आपकी प्योर एजेंट वाली वो रहेगी नील, मींस यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं मानी जाएगी, बट वो जो 1,000 आप रिटर्न भरने के दे रहे हो वो तो वैल्यू ऑफ सप्लाई है, वो तो आपको माननी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम कवर करने जा रहे हैं हमारा मेन जो चैप्टर है हमारा नेक्स्ट, उसमें कवर करेंगे आईटीसी। टिल देन गुड बाय, गुड नाइट।